फाइन स्टूडेंट, देखो आज क्लास में हम लोग 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। 367, 368, 369 एंड 370। तो मालदीव्स में ना पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। जो अपोजिशन पार्टी थे वो जीत के आए हैं एंड दे वर एंटी इंडियन। ठीक है, वो लोग एंटी इंडियन का ही नारा दे के जीत के आए हैं। तो इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इंडिया को इससे टेंशन लेने वाली बात है? क्या जो जियो पॉलिटिक्स में क्या वहाँ में कुछ चेंजेस आ सकता है? तो कई एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि जितना भी इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाया है, यानी कि जितना इन्वेस्ट किया है, वो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो सरकार है, मौजू का जो सरकार है, मौजू कोशिश करेगा कि दोनों को बैलेंस करने का। 367, 368 है। ऐसे मलेरिया वैक्सीन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जानते हो कि मलेरिया डिफरेंट लाइफ स्टेजेस से है ना वो गुजरता है। इससे पहले एक वैक्सीन आ चुका था और ये सेकेंड वैक्सीन है। इसका एफिकेसी तुम्हारा 78-79% है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इतना दिन हो गया मलेरिया का, मलेरिया तो बहुत दिन से ही एग्जिस्टेंस में है, बट अभी जाके सेकेंड बना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आखिर मलेरिया हो चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो, ये ज़्यादा जो अटैक करता है वो अंडर डेवलप कंट्री को करता है अटैक। जब अंडर डेवलप कंट्री को जब अटैक करता है तो डेवलप कंट्री का इंटरेस्ट ही नहीं है वो, क्योंकि उसको रेवेन्यू मिलेगा ही नहीं। तो यही रीज़न है कि इतना साल हो गया उसके बाद भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ मलेरिया पे, मलेरिया वैक्सीन पे, और ना ही ट्यूबरक्लोसिस पे हुआ है। तो 360 एंगल में हमें समझना है कि क्या R21 मैट्रिक्स एम है एंड व्हाट अबाउट द मलेरिया वैक्सीन। हाँ, 369 देखो, 369 में हम लोग समझेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर। जानते हो एग्रीकल्चर इज द ऑल्सो बिगेस्ट पोल्यूटर ऑफ, है ना, बिगेस्ट पोल्यूटर ऑफ पोल्यूशन। मतलब कहने का मतलब बहुत ही बड़ा पोल्यूटर है एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। बट जो नॉर्थ है और जो साउथ है, दोनों का डायनेमिक्स अलग है। जो ग्लोबल साउथ है उसका तो ज़रूरत है एग्रीकल्चर, और यहाँ पे जैसे एग्जांपल इंडिया में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिसका 5 एकड़ से ज़मीन कम हो, ठीक है, तो उसके लिए ग्रीन हाउस गैस को रोकना, आई मीन कैटल रेयरिंग को रोकना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डायनेमिक्स आर डिफरेंट। न्यूजीलैंड में फार्मिंग होता है, सब एक साथ कर रहे होते हैं। नीदरलैंड में या यूरोपियन कंट्री में फार्मिंग सब एक साथ हो रहा होता है। जब एक साथ हो रहा होता है तो वो लोग कॉमर्शियल क्रॉपिंग करते हैं ना, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में छोटे छोटे ज़मीन ले करते हैं लोग, और जब छोटे छोटे ज़मीन लेके कल्टीवेशन कर रहे हैं और उसमें तुम कहोगे कि नो आपको ये प्रैक्टिस बंद करना है, तो फिर इंडियन फार्मर्स को बहुत नुकसान हो सकता है। यही एग्जैक्टली यही रीज़न है जिसकी वजह से हमने मीथेन प्लेज को स्वीकार नहीं किया था पिछले साल, क्योंकि सभी कंट्री, मैक्सिमम कंट्री बोले ना कि मीथेन इतना रिड्यूस करेंगे, बट इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं बोला। इसका मेन रीज़न है, यदि इंडिया बोलता है तो इसका डायरेक्ट असर फार्मर्स पे पड़ेगा। एंड लास्ट वन, हाँ, अब देखो सबसे बड़ी बात है, एक तो फाइनेंस कमीशन का ट्रांसफ़र, वो भी साउदर्न स्टेट्स के लिए फेवरेबल नहीं है। एक तो बहुत कम पैसा मिलता है उसको, कहाँ पहले 24-25% मिलता था कुछ साल पहले, और अभी 16 से 17% मिलता है। हाँ, 41% में मैं बता रहा हूँ। जानते हो ना कि जो वर्टिकल डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन होता है, वर्टिकल डेवोल्यूशन कितना 41% टू ऑल द स्टेट्स, तो उसमें एक समय था कुछ साल पहले 24-25% मिलता था, और अभी जो साउदर्न स्टेट्स को मात्र 16 से 17% मिलता है। एक तो वहाँ नुकसान हुआ, दूसरा नुकसान ये है कि जब 2026 के बाद फिर डिलिमिनेशन प्रोग्राम बैठाया जाएगा फर्स्ट सेंसस के बाद, तो उसके बाद भी तो डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर रहेंगे साउदर्न इंडिया सब। ये दो तो कंटेस्टेंस इशू है ही। साथ में एक नया चीज़ और हो गया, मेडिकल सीट्स सब। तो मेडिकल सीट्स, क्योंकि साउदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है, और मेडिकल सीट्स या मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पॉपुलेशन देखा जाता है, तो फिर ये लोग डिसएडवांटेजेस पोजीशन हो जाएंगे। मेडिकल सीट अपना नहीं बढ़ा सकता है ये लोग मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकता है। जबकि साउदर्न स्टेट्स, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसने सोचा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हम मेडिकल कॉलेज खोलें। तो उसी से रिलेटेड ये इश्यूज़ हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। 367 GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज
and politics of developed and developing countries on India's interest and Indian diaspora। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था ये 4 अक्टूबर को। तो यहाँ मामला समझो। अब देखो मालदीव जो एक कंट्री है इंडियन ओशन के बैकवर्ड में है ना, बैकयार्ड में है। तो जब हमारे भारत के इतने करीब है ये, और इंडिया के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है मालदीव्स। और इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन बहुत ही अच्छा रहा है 2013 तक। मतलब 2013 में क्या हुआ, वहाँ सरकार बदल गया। आज जब सरकार जो बदला वो प्रो चाइनीज सरकार आया वहाँ पे, हाँ, यमीन अब्दुल्ला, ठीक है, 2013 में। फिर उसके बाद वो चला और फिर 2018 में फिर प्रो इंडियन सरकार आया और वही सरकार अब गिर गया 2023 में। तो ये क्रोनोलॉजी है। और 2023 के बाद जो अब नए आएंगे, मोहम्मद मुजू जो आएंगे, वो ज़्यादा प्रो चाइनीज़ अप्रोच है उनका। अब आप जानते हो कि यदि क्लाइमेट चेंज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मालदीव्स बहुत ही वल्नरेबल है। थोड़ा सा भी बढ़ा, यानी कि 6 फीट भी सी लेवल बढ़ा तो मालदीव्स डूब जाएगा। और जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मालदीव्स को चाहिए कि ज़्यादा कंट्री को ये अपने संज्ञान में ले, अपने पाले में ले, ताकि सपोर्ट मिल सके इसको। अदरवाइज़ जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हिसाब से ये कंट्री डूब जाएगा। तो यहाँ पे देखो वही लिखा गया कि मालदीव्स इज़ हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। हाँ, यदि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल 6 फीट तक उठा तो कोई मालदीव्स होगा नहीं वहाँ पे, मालदीव्स ख़त्म हो जाएगा, नंबर 1। और जानते हो मालदीव्स टूरिज़्म के लिए जाना जाता है ना। प्रत्येक साल लगभग 5 लाख आदमी आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। और ये जो मालदीव्स बना है ये 1000 आइलैंड को जोड़ के बना है, छोटे छोटे टापू सब का, समझे ना। और जहाँ तक सवाल है इसका नाम का, तो ये इसका जो नाम है ये संस्कृत वर्ड से पड़ा है, मालाद्वीप। हाँ, मालाद्वीप, इसका मतलब है गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स। तो संस्कृत वर्ड है इसका। और हम खूब इंजॉय किए क्योंकि ये भी आज़ादी इनको भी 1950s में ही मिला है और सेम ब्रिटेन से ही आज़ादी मिला है इसको। तो 50 साल तक हम बहुत ही अच्छा इंजॉय किए हैं रिलेशनशिप। और अभी देखो 2013 के बाद फिर स्विचिंग हो रहा है। 2013 के बाद फिर प्रो चाइनीज़ गवर्नमेंट आया वहाँ पे, उसके बाद फिर प्रो इंडियन आया और फिर अभी प्रो चाइनीज़ है। तो 2013 के बाद तुमको शिफ्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज उससे पहले हम लोगों ने, इंडियन ने बहुत ही अच्छा रिलेशन एंजॉय किया है मालदीव्स के साथ। तो यहाँ पे देख लो, ये जो अपोजिशन कैंडिडेट मोहम्मद मिजू इलेक्टेड हो गए, इनको 56% वोट मिला। और जो इनकम्बेंट जो प्रेसिडेंट है इससे पहले जो प्रो इंडियंस थे उनको 46% वोट मिला है। तो उस हिसाब से वो हार गए। और देखो ये जो अपोजिशन कैंडिडेट मोहम्मद मिजू, इसने बहुत ही कैंपेन चलाया था, एंटी इंडियन कैंपेन चलाया था। इसने कहा था कि ये जो अभी का जो मोहम्मद सोले है जो हार गया, अब मोहम्मद सोले जो जो अभी का जो है प्रेसिडेंट है, ये पूरा इसके केंद्र में पूरा इंडिया है और इस वजह से इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये चला के लोगों को मोबिलाइज़ करके, है ना, एंटी इंडिया कैंपेन चला के लोगों को बहुत मोबिलाइज़ किया एंड ही गॉट सेलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, अब ये जब बैठेगा, थ्रोन पे बैठेगा, थ्रोन मतलब वो जब कुर्सी पे बैठेगा तब पता चलेगा कि इसका स्टैंड क्या रहेगा। बट जो जानकार लोग हैं, जो इंटेलेक्ट है, वो कहते हैं कि कोई ऐसा कदम निभाने वाला नहीं है जिसकी वजह से इंडिया को दिक्कत हो, क्योंकि हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट कर चुका है इस कंट्री में। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखा गया है, द वोटर फॉर चेंज। देखो इसमें बताया ना एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट्स था। देखो आमतौर पे लोगों में रहता ही है, जब कोई भी कंट्री को रूल करता है तो उसके अगेंस्ट तो एंटी इनकम्बेंसी रहेगा ही रहेगा, उसको हटाने का बात होगा ही होगा। एक तो ये भी फैक्टर, और दूसरा तुम्हारा क्या है, कंसर्टेड अपोजिशन कैंपेन। हाँ, जो एंटी इंडियन कैंपेन चला है वहाँ पे, लेड बाई योर मोहम्मद मिजू। और जो जेल में बंद थे पहले के जो प्रेसिडेंट, हाँ, जो अब्दुल्ला यमीन है, उसने भी चलाया कि देखो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब रीजन के वजह से मोहम्मद सोले हार गए और अभी जो है मोहम्मद मिजू कुर्सी पे आ गए हैं। तो प्रेसिडेंट सोले देखो वही साफ अटैक हुआ, लोग अटैक किया, अपोजिशन अटैक किया कि ये पूरा अपना पॉलिसी इंडिया के फेवर में चला रहा है, ठीक है। बट जो ऑब्जर्वर है, जैसे कि मैंने कहा, ऑब्जर्वर है कि मिजू अचानक ही अपना जो टाइज है इंडिया से बंद नहीं करने वाला है, वो कोशिश करेगा बैलेंस करने।
इंडिया और चाइना दोनों कंट्री को बैलेंस करने का प्रयास करेगा। और इसलिए इंडिया निश्चिंत रहे कि जितने भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, कहाँ पे, मालदीव्स पे, तो अचानक तो वो टूटेगा नहीं, वो प्रोजेक्ट रहेगा। तो अब देखो ये कंट्री तो लगातार प्रॉब्लम फेस कर ही रहा है। एक तो डेप्ट हो गया बहुत ज़्यादा, बहुत कर्ज में है ये कंट्री। दूसरी बात है फॉरेन रिजर्व्स भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, बहुत कम है इसके पास, जस्ट लाइक श्रीलंका। एंड लास्ट वन इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जानते हो इनएविटेबल है, क्योंकि 6 फीट 7 फीट उठा पानी तो पूरा डूब जाएगा ये मालदीव्स। अब यहाँ पे देखो, यदि पूरा हिस्ट्री को देखोगे अच्छे से, तो शुरू से जब से आज़ाद हुआ है मालदीव्स, तब से हम लोग पावर एंजॉय कर रहे थे। हाँ, कोशिश किया, चाइनीज़ ने कोशिश किया था, 1970s में डिप्लोमेटिक टाइज हुआ है, जानते हो ना, डिप्लोमेसी खुला है, डिप्लोमेट सब जो जाते हैं, तो डिप्लोमेसी हुआ है। बट उसके बावजूद भी चाइनीज़ लोग उतने अंदर इनकर्जन नहीं कर पाए जितना अभी किए हैं। एक्चुअली चाइना को जो ब्रेक थ्रू मिला है वो 2013 के बाद मिला है। और जानते हो शी जिनपिंग आ गया उस समय। शी जिनपिंग का क्या था कि केवल डोमेस्टिक तक सीमित नहीं, इंटरनेशनल भी। यही कारण है कि साउथ चाइना सी में देखते हो, और जो चाइना का जो पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स, तो उसके हिसाब से मालदीव्स फिट बैठता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। देखो इंडिया ऐसे देखोगे पूरा, तो हाफ ए सेंचुरी 50 साल तक इंडिया मालदीव्स का बिगेस्ट पार्टनर रहा है हर एक सेक्टर में, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे जियो स्ट्रैटेजी हो, चाहे कल्चर हो, चाहे डेवलपमेंट हो। हर एक चीज़ में इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत सारा पैसा भेजा इंडिया ने इन्वेस्टमेंट के रूप में। बट जैसे ही शी जिनपिंग आया 10 साल पहले शासन पे, तो उसने अपना फुटप्रिंट बढ़ाना शुरू कर दिया, कम्युनिस्ट। और एक एग्जांपल तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, मालदीव्स में भी वो चीज़ पड़ा है। और जब चाइना आ जाएगा इधर, चाइना का इनकर्जन हो जाएगा मालदीव्स पे, तो इंडिया का जो फुटप्रिंट है वो घटते चला जाएगा। और यही चीज़ हुआ है 2013 के बाद। तो देखो वही बोला कि थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। इंडिया और मालदीव्स दोनों ही ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ही थे। हाँ, 1965 में मालदीव्स को आज़ादी मिला है। ठीक है, मैंने गलती से 50s बोल दिया था, 50s नहीं है, 65 में आज़ादी मिला था। और उसके बाद देखो तब से लेके तो मतलब कहने का मतलब 1965 से लेके 2013 तक बहुत ही अच्छा एंजॉय किए हैं। हाँ, और स्पेशली मालदीव्स और इंडिया का जो रिलेशन है वो और डिपेंड हुआ था जब मोहम्मद अब्दुल गयून, जब उस समय के प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 1978 से लेकर 2008 तक इन्होंने रूल किया उस कंट्री को, बहुत लंबा, जस्ट लाइक डिक्टेटर। इनफैक्ट इनके अगेंस्ट इतना बगावत हुआ कि मिलिट्री कूप होने वाला था, बट वो मिलिट्री कूप से भी इंडिया ने बचा दिया इसको। और इंडिया ने बहुत कोशिश किया, इंडिया ने बहुत प्रयास किया, और इंडिया प्रयास की वजह से वहाँ पे मल्टी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी स्थापित हुआ 2008 में। तब जाके तुम्हारा एक डेमोक्रेसी वाला व्यवस्था बना। अदरवाइज गैनू कर रहे थे, बट गैनू के ऊपर मिलिट्री कूप हुआ था, बट इंडिया प्रोटेक्ट, ठीक है, इंडिया ने बचा दिया उस इसको। तो एज अ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया ने बहुत ज़्यादा ही इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पे खर्च किया है, चाहे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और जानते हो मालदीव्स हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सार्क एसोसिएशन का एक ये मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है। जानते हो सार्क, जिसमें अब पाकिस्तान भी है, नेपाल भी, एंड सो ऑन। और उसी को रिप्लेस करने के लिए हम बिम्स्टेक वाला प्रोग्राम लेके आए थे, बे ऑफ बंगाल वाला। हाँ, 2 कंट्रीज़ देखो, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको साफ्टा कहते हैं, उसका भी हिस्सा है दोनों ही कंट्री, चाहे इंडिया हो चाहे मालदीव्स हो। हाँ, इंडिया देखो बहुत खर्च किया, ग्रेट माले जो मैले प्रोजेक्ट था उसमें बहुत खर्च किया, लगभग 7 किलोमीटर का सी लिंक ब्रिज बनाया जो कोई 3 हाईलैंड्स को कनेक्ट करता है। यानी कि मालदीव्स के लिए इतना भारत ने खर्च किया है। और क्योंकि मालदीव्स हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेवल बेस के लिए, इंडिया ने लगभग तुम्हारा बहुत सारा तुम्हारा लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया। जैसे एग्जांपल देखो, इंडिया ने सैंक्शन 100 मिलियन ऑफ ग्रांट सैंक्शन किया मालदीव्स को। ग्रांट मतलब जो पैसा वापस नहीं लेगा, और लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब बहुत कम इंटरेस्ट पे देना, समझे ना। अब उसके लिए बहुत लंबा समय दिया आता है कि अब इतना साल में, 10 साल 20 साल में लौटा देना, और बहुत कम इंटरेस्ट के साथ। हाँ, सॉफ्ट लोन कह सकते हो, बिल्कुल लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इंडिया ने देखो 2022 में मोदी जी के अंडर लगभग $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था इस कंट्री को। तो कहने का मतलब क्या कि इंडिया बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है। अब यहाँ पे देखो, तो मालदीवियन कोस्टल सिक्योरिटी इज इंटीग्रेटेड विद इन इंडिया। अब देखो ये यहाँ पे पंगा है,
जो मालदीव का जो सिक्योरिटी है वो इंडिया का जो सिक्योरिटी वो दोनों से इंटीग्रेटेड है। यानी कि इंडिया का सिक्योरिटी के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए होगा वहाँ पर प्रबंध टेक्नोलॉजी सब होगा, तो जो इंडिया उस सिस्टम में मालदीव्स का भी फिट है। अब वहाँ पे कुछ चेंज करोगे तो हमारा इंडिया का भी चेंज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो सरकार चेंज हुआ है, यदि वो बोले कि प्रो इंडियन नहीं बनना है, हमें प्रो चाइनीज़ बनना है, तब जाके प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारे अपने लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस है, हाँ सिक्योरिटी है, वो पूरा इंटीग्रेटेड है। समझ गए ना। तो इंडिया एंड मालदीव्स फ्रिक्वेंटली इंगेज इन जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स। तो इंडिया और मालदीव्स दोनों ही मिलिट्री ड्रिल में इकट्ठे आते हैं, उसी को बोलते हैं इकोवेरिंग। और इसमें कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करना, ताकि वो इंफॉर्मेशन शेयर करना, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट का बात हो, चाहे मैरीटाइम सिक्योरिटी का बात हो, चाहे काउंटर टेररिज्म का बात हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी की बात हो, ये सभी सेक्टर में इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इंडिया ने देखो मालदीव्स को हेलीकॉप्टर भी दिया सर्वेलेंस करने के लिए, और हमारे 75 पर्सनल समझते हो ना, हमारे जो सिपाही हैं वहाँ पे हैं, ताकि मालदीव्स को ठीक से, मालदीव्स में वो जो सिक्योरिटी सर्वेलेंस है वो ठीक से ऑपरेट कर सके। तो सबसे बड़ा सवाल है कि यदि मुझू ठीक काउंटर काम करता है वहाँ पे, इंडिया के ठीक काउंटर काम करता है, तो ये जितने भी हमारे पर्सनल्स है, हमारे जितने भी हेलीकॉप्टर है, वो हम दिक्कत हो सकता है हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इंडिया हैज़ बीन प्रोवाइड, इंडिया ने बहुत ही मालदीवियन को सिक्योरिटी अपरेटस दिया है ना, मैरीटाइम बॉर्डर पे हेल्प किया है, समझ गए ना। और पूरा इंडियन सिक्योरिटी सर्वेलेंस ग्रिड से वो एडेड है। तो मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस लाओगे तो पूरा अपना मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसमें भी चेंजेस लाना पड़ेगा। तो मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड यूजेस, अब जो भी वहाँ का कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड समझो जो कोस्टल एरियाज को बचाते हैं ऐसे वाले आर्मी, हाँ उसको भी बहुत सारा तुम्हारा इक्विपमेंट इंडिया ने ही प्रोवाइड किया है, चाहे वो फास्ट अटैक क्राफ्ट हो, चाहे ट्रिंकेट क्लास पेट्रोल वेसल्स हो, सब इंडिया ने गिफ्ट दिया है। तो देखो इंडिया कितना हेल्प किया है मालदीव्स को। आगे देख सकते हो 2022 में इंडिया ने कोस्टल रडार सिस्टम भी दिया था, हाँ 10 रडार स्टेशन हाँ है वहाँ पे मालदीव्स पे, और $16 मिलियन ग्रांट दिया था इंडिया ने। तो देखो इतना कुछ किया इंडिया ने। द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन नेवल फैसिलिटी बिगेन, कब स्टार्ट हुआ, 2021 में स्टार्ट हुआ था, मतलब उसके लिए एग्रीमेंट हुआ था, समझे ना। और उसके लिए इंडिया ने कहा था ठीक है हम $50 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे फॉर योर डिफेंस प्रोजेक्ट्स। तो प्राइम मिनिस्टर वॉज अमंग द फर्स्ट टू ग्रिड, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फर्स्ट ग्रिड किया, पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ग्रिड किया मुझू को, क्योंकि मालदीव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी शासन वहाँ पे आए। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे नेबरिंग कंट्री में कि बाई पार्टीजन सपोर्ट नहीं है भारत को। जैसे शेख हसीना गिर गई, अपोजिशन आया तो फिर वो एंटी इंडियन हो जाएगी। सेम केस तुम्हारा श्रीलंका में भी वही है, सेम केस मालदीव्स में भी वही हो रहा है। तो देखो कि इंडिया का जो नेबरहुड में ना जो बड़े बड़े जो कंट्री हैं, बड़े जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भूटान बोले ये बांग्लादेश हो गया, सब में बाई पार्टीशन सपोर्ट नहीं है। और वही तुम एग्जांपल देखो यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में कोई भी रहे, चाहे जो बाइडेन रहे चाहे ट्रंप रहे, इंडिया को सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आगे देखो इंडियाज डोमिनेंट पोजीशन वाज चैलेंज विद द विक्ट्री ऑफ अब्दुल्ला यमीन। कहा ना मैंने कि 50 साल तक तो बहुत इंजॉय किया, 65 से लेकर 2013 तक, बट 2013 में क्या हुआ कि अब्दुल्ला यमीन आया। अब्दुल्ला यमीन भी यही आया, और अब्दुल्ला यमीन को पूरा बैकअप मिला था चाइना की तरफ से, और चाइना बहुत फंड किया उसको, और अब्दुल्ला यमीन जीत गया। जैसे ही अब्दुल्ला यमीन जीत गया तो उसके बाद जितने भी उसके स्टैंड थे वो सब प्रो चाइनीज स्टैंड थे उसके। तो वही देखो अब्दुल्ला यमीन ने पॉलिटिकल कैंपेन बनाया है ना, एंटी इंडिया ब्लैंक खेला, वो 2013 के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो खड़ा हुआ। उसके बाद क्या हो, देखो पूरा चाइना ने उसको सपोर्ट कर दिया। हाँ हालांकि चाइना का, मैंने कहा था कि चाइना मालदीव्स के साथ जो डिप्लोमेसी बनाया वो 1972 में ही बनाया था डिप्लोमेटिक टाइम्स, मगर उतना अंदर नहीं घुस सका ये। क्यों? क्योंकि उस समय इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन बहुत खूबसूरत था, मगर मौका मिल गया, जैसे ही यमीन जीता तो सब एजेंडा अपना थोप दिया जाएगा वहाँ पे। और अभी जान के हैरान हो जाओगे कि बहुत ज़्यादा ही कर्ज है मालदीव्स के ऊपर, ठीक है, मालदीव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, यानी कि चाइना को बहुत पैसा लौटाना है मालदीव्स को, सेम जस्ट लाइक श्रीलंका, समझे। 2014 में भी देखो यमीन गवर्नमेंट ने चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसमें हाँ भर दिया कि हम भी इसका हिस्सा बनेंगे। चाइना का देखो लगातार फुट हिट बढ़ते चला गया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ते चला गया मालदीव्स में।
और उसका देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया चाइना के साथ, ठीक है, जो जानते हो इंडिया ने विच कुड नॉट बी रेटिफाइड। हाँ, वो रेटिफाइड नहीं हो सका, वो अलग बात है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया बट रेटिफाइड नहीं हो सका क्योंकि 2018 में मोहम्मद सोले आ गए, इसलिए। तो देखो चाइना ने बहुत सारा प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है, तुम्हारा जो मालदीव्स का जो कैपिटल है माले में, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना कर्ज है, मालदीव्स को बहुत कर्ज है। देखो कितना कर्ज है, लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, यानी कि जो उसका नेशनल इनकम है मालदीव्स का, उसका 30% 30 से 31% कर्ज ही है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। तो इसलिए जो अपोनेंट्स थे अब्दुल्ला यमीन के उस समय, तो वो बोल रहे थे कि यार अब्दुल्ला यमीन तो पूरी तरीके से बना दिया, से श्रीलंका वाला हालत कर दिया। जैसे श्रीलंका में भी तो महिंदा पक्सा के टाइम में जानते हो ना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था चाइना का, और हम्मन टोटा भी ले लिया उसने 99 ईयर्स के लिए। तो 6 साल पहले का देखोगे तो जो मोहम्मद नसीद थे वो भी एक लीडर थे, उसने क्लेम किया था पब्लिकली कि यमीन गवर्नमेंट और कुछ नहीं, चाइना को ना एक तरह से ना चाइना को अलाउ कर रहा है कि मालदीव्स को वो खरीद ले। ये स्थिति में पहुंचा दिया है क्योंकि मालदीव्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा लोन, और मालदीव्स का लैंड सब बिक जाएगा, जस्ट लाइक जो हम्मन टोटा में हुआ था। तो ये तुम्हारा प्रचार किया था उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स ने। तो मोहम्मद सोले रिज्यूम था, उसके बाद जानते हो 2018 में मोहम्मद सोले आए, तो फिर इंडिया फर्स्ट पॉलिसी चला दिए वो। अभी तो कौन है, मोहम्मद मुजू है। तो मुजू क्या स्टेप लेगा, इंडिया वेट एंड वॉच पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेगा। तो देखो 2018 में वही अब्दुल्ला यमीन आया, इलेक्शन जीता, सॉरी 2018 में अब्दुल्ला यमीन हट गया वहाँ से। तो उसके बाद देखो, उसके बाद हाउएवर इंडिया का उस समय देखो वही अब्दुल्ला यमीन हार गया, वही लिखा गया है। और जो आया मोहम्मद सोले, उसने इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिसी चलाया है। तो चाइना एंड यमीन गॉट फर्दर रेटल्ड एट सोले। और उसके बाद देखो चाइना और मालदीव्स का रिलेशन ख़राब हो गया क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था 2017 में, जो बोला गया था कि करेंगे, ये अब्दुल्ला यमीन बोला, बट जैसे ही सोले आया तो बात नहीं माना और चाइना के साथ उसका रिलेशन ख़राब हो गया। बट इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ 2018 से लेके 2022 तक। हम उसके बाद जानते हो 2023 में क्या हुआ है। तो ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मोहम्मद मुजू कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, क्या वो पूरा बैलेंस कर पाएगा इंडिया और चाइना को, तो ये देखने वाली बात है। दैट्स इट। आगे देखो 368 GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Science and technology developments and their obligation and effects in everyday life achievements of Indians in science and technology, Indianization of technology and developing new technology। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था और द हिंदू पेपर में भी आया था। तो इसमें देखो मामला क्या है। जानते हो कि मलेरिया बहुत ही मुश्किल है, मलेरिया का वैक्सीन बनाना, क्योंकि जब पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो अलग अलग स्टेज से गुजरते हैं। तो वैक्सीन कौन सा स्टेज को अटैक करेगा, वैक्सीन कौन सा स्टेज को न्यूट्रलाइज करेगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और पता चला कि वैक्सीन है थर्ड स्टेज, जो वैक्सीन का एफिकेसी वो थर्ड स्टेज के लिए है, और पता चला कि यहाँ पे वैक्सीन फोर्थ स्टेज से गुजर रहा है। तो इन दैट टाइम, हटो बाबू जाओ उधर, इन दैट टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। द WHO said that it was approving the new malaria vaccine based on the advice of 2 experts। अब देखो ये ऐसी बात नहीं कि पहली बार है, इससे पहले भी आ चुका है। हाँ, ये सेकंड वैक्सीन है, बात समझे ना। अब इसमें क्या बोला गया कि अब देखो, आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि वेस्टर्न कंट्री ही वैक्सीन डेवलप करता है, मगर जहाँ तक सवाल होता है प्रोडक्शन का, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कहा जाता है कि आप प्रोडक्शन करो। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत कम पैसा लगता है इंडिया में। तो देखो ये बेड़ा फिर से सीरम इंस्टीट्यूट को ही मिला है, और वो 10 करोड़ लगभग डोसेस एक साल में तैयार करेगा। और मात्र एक वैक्सीन का दाम का जो रेंज होगा वो $2 to $4 होगा, बहुत कम है। और देखो $2 का मतलब क्या है, $1 मतलब 80 रुपया, 160 रुपया, 160 से लेकर 350 या 60 के बीच में होगा, बहुत सस्ता है ये वैक्सीन। तो वही बोला WHO ने अप्रूव कर दिया कि ये जो न्यू मलेरिया, क्योंकि इसके लिए पहले आपको क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होता है अलग अलग स्टेज से। तो इसलिए WHO ने कहा कि इट्स ओके, ये जो वैक्सीन है अब मतलब ये वैक्सीन का एफिकेसी चेक हो गया है, नाउ दिस वैक्सीन कैन गो फॉर द प्रोडक्शन। इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट तुम्हारा 10 करोड़ डोसेस प्रोड्यूस करेगा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप द 3 डोसेस। देखो ऑक्सफोर्ड किया है, देखो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसका श्रेय जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, किसने 3 डोज किया। RT1 है ना, वही मैट्रिक्स, M मतलब एडजुगेंट होते हैं जो बूस्टर लगाए जाते हैं।
समझे ना, और विद द हेल्प ऑफ योर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे बेस्ड है। अब देखो कहाँ कहाँ ट्रायल हुआ था ये, और जब सबसे पहले बनेगा तो कहाँ दिया जाएगा। तो जो फेज 3 ट्रायल हुआ, फेज 3 लास्ट वाला जो ट्रायल होता है वो 5 साइट्स 4 अलग अलग कंट्री में हुए हैं। 4 कंट्री जैसे माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, केनिया हुआ, तंजानिया, यानी कि अफ्रीकन कंट्री में ही ट्रायल हुआ था और ओके हो गया। तो ओके हो गया तो अब उसी कंट्री में ही दिया जाएगा, उस कंट्री मतलब अफ्रीकन कंट्री में ही दिया, जैसे नाइजीरिया में, घाना में, बुर्किना फासो में, वहीं पे ये वैक्सीन पिलाया जाए। किसको? बच्चे, उस बच्चे को जिसका तुम्हारा 36 मंथ से नीचे उम्र है, यानी कि 3 साल से नीचे वाले बच्चे को पिलाया है, क्योंकि वैक्सीन प्रॉब्लम ज़्यादातर उन्हीं बच्चे लोग को है। हाँ देखो, WHO का ऐसा मानना है कि लगभग 24 या 25 करोड़ मलेरिया केसेस है वर्ल्ड वाइड, और उसमें से लगभग 6 लाख लोग मर रहे हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 6 लाख लोग मर रहे हैं, हाँ डेथ हो रहे हैं। 2.5 करोड़ चिल्ड्रेन ईच ईयर जो जन्म ले रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ही मलेरिया का ट्रांसमिशन दिख रहा है। तो मलेरिया जो है जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, और मलेरिया जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है कोई कंटिनेंट, तो वो अफ्रीकन कंटिनेंट है। इसलिए अफ्रीकन कंटिनेंट में ही ये ज़्यादातर दिया जाएगा। जब सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगा 10 करोड़, तो सब ज़रा वितरण वहीं पे किया जाएगा। आगे देखो, मोर ऑन द क्लिनिकल ट्रायल्स, तो वही बात है कि पार्टिसिपेंट्स हुए लोग सब क्लिनिकल ट्रायल्स में। 3 वैक्सीन डोज मिला, ये जानते हो ये फेज क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा है। फिर बूस्टर शॉट भी दिया गया है एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स, है ना। जैसे 12 मंथ खत्म हुआ, मेन वैक्सीन लगा, उसके बाद बूस्टर डोज वही एडजुकेट जिसको मैट्रिक्स एम कहते हैं, उसको दिया गया, और पता चला कि इसका जो एफिकेसी है ठीक है। घुमा फिरा कहोगे तो 60% से लेके 80% का एफिकेसी है, विच इज़ गुड, हम कह सकते हैं। और इसमें हाँ वही बूस्टर डोज, तुम्हारा बूस्टर डोज मिलेगा तुम्हारा 12 मंथ के बाद। हाँ, पहले तुम्हारा वैक्सीन चलेगा, 2 में दिया जाएगा, वैक्सीन दिया जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा एक बूस्टर भी दिया जाएगा। आखिर ये वैक्सीन किसने बनाया है? तो वही जेनर इंस्टीट्यूट जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, ठीक है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और जो ट्रेड और जो डेवलपिंग पार्टनर है, तो उसमें और भी आ जाएंगे, जैसे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, वेलकम ट्रस्ट है, ठीक है, यूरोपियन एंड डेवलपिंग कंट्रीज क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टनरशिप है। तो सब मिल के ये उसको किया है, हाँ, बनने के लिए फंडिंग सब किया है, ठीक है, ये सब पार्टनर है। आगे देखो, तो हाउ डज इट कंपेयर विथ RT, जो बोले थे ना इससे पहले भी वैक्सीन बना था, ये सेकेंड वैक्सीन है मलेरिया का। इससे जो सबसे फर्स्ट वैक्सीन बना उसका नाम है RTS है, S/AS01, वो क्या है? एडजुकेंट है। तो एडजुकेंट मतलब जो बूस्टर दिया जाता है। बट जो वैक्सीन एफिकेसी है R21 का, वो कुछ ज़्यादा बेटर है पहले कंपेयर में, क्योंकि पहले वाला जो था R21, इसका मात्र 58% ही एफिकेसी था। हाँ, 55 से लेके 58% ही था एफिकेसी, तो उसके कंपेरिजन में कहा जाए तो ये ज़्यादा बेटर है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे सवाल ये है कि ऐसे मलेरिया होता क्यों है? तो मलेरिया क्यों होता है तो मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। आखिर मलेरिया जो होता है सब मलेरिया क्या है? वेक्टर बॉर्न डिजीज, मस्कीटो काटता है, मस्कीटो काटेगा, फिर उसका जो पैरासोडियम है वो अंदर जाएगा एंड दे विल रिएक्ट विथ योर बॉडी। आगे देखो, मलेरिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड डिजीज, ये ऐसा डिजीज है कि दूसरी दुनिया ने नेग्लेक्ट कर दिया इसको। इसका नेग्लेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हो रहा है ये अंडर डेवलपिंग कंट्री में, तो वहाँ पे इन लोगों को कमाई नहीं होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी सबका, इसलिए उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। एंड सिमिलर केस तुम टीबी के साथ भी जोड़ सकते हो। टीबी में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि बताओ, अभी तक टीबी के लिए एक ही वैक्सीन है, BCG वाला वैक्सीन जो है वो भी कब बना था? वो 1920s के आसपास बना हुआ है, तो 100 साल से ज़्यादा हो गया वो वैक्सीन डेवलप हुआ, तो टीबी के लिए तो हो ही सकता था। तो यहाँ देखो, मलेरिया क्या है कि वन ऑफ द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड डिजीज है, सबसे ज़्यादा विथ 95% केसेस एंड 95% केसेस तुम्हारा अफ्रीका का ही है, और उसमें डेथ भी होता है 96% तुम्हारा अफ्रीका में ही हो रहा है। और अफ्रीका का मतलब क्या कि पुअर कंट्रीज है सभी, इसलिए भी ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ के कि इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे। नंबर 1, हाँ, जहाँ तक सवाल है इंडिया का, तो इंडिया में भी केस 3 डिकेड्स में लगातार केस घटा है हमारा। हाँ, WHO का मानना ये है कि जो 80% जो केसेस है साउथ ईस्ट एशिया में, तो वो इंडिया में ही है, तो घटा है। उसके बावजूद भी साउथ ईस्ट एशिया में देखोगे तो इंडिया में केसेस बहुत ज़्यादा है, समझ गए ना। अब कैसे होता है इंडिया में, किस तरह ये किस रीजन से हो रहा है मलेरिया?
तो इंडिया में जो मलेरिया हो रहा है इसका रीजन है पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो ये कहाँ पे किस जगह, फॉरेस्ट एरिया में, और प्लेन एरिया में प्लाज्मोडियम विवेक्स की वजह से हो रहा है। सब ये पैरासाइट्स हैं, समझे ना। देखो मस्कीटो क्या है, मस्कीटो बस ट्रांसमिट एजेंट है, और मेन जो रीजन है वो पैरासाइट है। पैरासाइट को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता है मस्कीटो, और कुछ नहीं। द डिजीज इज मेनली कंसिडर, देखो ज़्यादातर कहाँ पे डिजीज है, ट्राइबल और रिमोट एरिया सब में है हमारे कंट्री में। 20 और 25 साल का देखोगे आंकड़ा अभी रिसेंट टाइम का, तो 11 कंट्री, देखो 11 कंट्री में WHO ने घोषित कर दिया कि मलेरिया फ्री है, और उसमें से बहुत सारे कंट्री तुम्हारा एशिया का भी है, जैसे UAE हो गया, और बहुत सारा कंट्री तुम्हारा साउथ ईस्ट एशिया का भी है, श्रीलंका भी है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब श्रीलंका कर सकता है, तुम्हारे बैकयार्ड में ही रहता है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। तो श्रीलंका भी देखो मलेरिया फ्री कंट्री हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि व्हाट आर द वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज होता क्या है, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब जो एजेंट की वजह से डिजीज हो। जैसे एग्जांपल देखो, इस तरह का जो डिजीज होता है वो पैरासाइट, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है। मान ये खुद ही तो नहीं पहुंचता, उसके लिए वेक्टर चाहिए होगा, उसके लिए एजेंट चाहिए होगा। वो एजेंट कौन कौन हो सकता है, मस्कीटो हो सकते हैं या टिक्स हो सकते हैं। टिक्स मतलब जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो, हाँ वो हो सकते हैं। और ज़्यादातर ये वेक्टर बॉर्न डिजीज कहाँ पे प्रिवेलेंट है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, क्योंकि वहाँ पे जानते हो क्लाइमेट्स बहुत डिफरेंट रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट सब रहता है इसलिए। अब यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया कि एडिस इजिप्टी मस्कीटो, इसके वजह से बहुत सारा बीमारी होता है, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, अभी जो डेंगू सीजन जो चल रहा है बिकॉज ऑफ द एडिस इजिप्टी मस्कीटो। ठीक है, येलो फीवर हो गया या जिका वायरस हो गया, तो वायरस है, वायरस को कैरी करने वाला कौन है, एडिस इजिप्टी मस्कीटो है। अब एनोफिलिस मस्कीटो, देखो इसी की वजह से मलेरिया होता है, समझे ना। ये तुम्हारा लिम्फेटिक फिलरेसिस भी होता है, और क्यूलेस भी तुम्हारा वही है। ठीक है, क्यूलेस के वजह, क्यूलेस एजेंट की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा जेपनीज इंसेफ्लिटिस हो रहा है, लिम्फेटिक फिलरेसिस हो रहा है। ये सब एजेंट है, ये एजेंट क्या कर रहा है, पैरासाइट को, वायरस को ट्रांसमिट करवा रहा है। तो यहाँ पे देखो आखिर क्यों मुश्किल है, क्या रीज़न है कि इस तरह मलेरिया का वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं है। तो सबसे बड़ी बात रीजन है कि ये लाइफ स्टाइल, देखो ये लाइफ साइकिल इसका जो है, लाइफ साइकिल यानी कि जो पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा और डिफरेंट स्टेज से गुजरता है, तो उस समय इन लोगों का कैरेक्टर जो है, प्रॉपर्टी बहुत चेंज हो जाता है। जो वैक्सीन जो बाहर बन रहा है, आखिर वो वैक्सीन जो बाहर बन रहा है वो क्या चीज़ को टारगेट करे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। देखो ट्रांसमिशन होता है, तो ट्रांसमिशन कैसे हुआ जानते हो, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो काटी। अच्छा पहले ये भी समझना होगा कि आखिर मस्कीटो काटता कैसे है, क्यों काटता है। मस्कीटो इसलिए काटता है क्योंकि उसको एक फर्टिलाइज करने के लिए प्रोटीन चाहिए, उसको एक फर्टिलाइज करने के लिए प्रोटीन चाहिए, और ह्यूमन ब्लड में वो प्रोटीन उसको मिलता है, तो इसलिए काटता है वो। और जानते हो अभी रिसेंट फाइंडिंग्स ये हुआ कि जो ओ ब्लड ग्रुप है जिसका, उसको सबसे ज़्यादा काटेगा, और बॉडी में इस तरह का केमिकल्स रिलीज होता है जिसकी वजह से अट्रैक्ट होता है मस्कीटो सब। तो देखो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के काटने की वजह से, ठीक है, हाँ काटने की वजह से ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स हमारे बॉडी में आते हैं, है ना, इंजेक्ट्स मलेरिया स्पोरोजाइट्स इनटू ब्लड, और हमारे ब्लड में जाते हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर प्रवेश करते हैं। अब उसके बाद देखो स्टेजेस चेंज हो जाएगा, ये ट्रांसमिशन है। फर्स्ट स्टेज क्या है, ट्रांसमिशन, इंजेक्ट्स मलेरिया स्पोरोजाइट्स इनटू ब्लड। मलेरिया जो स्पोरोजाइट्स है वो ब्लड के अंदर आता है। अब जो स्पोरोजाइट्स है, स्पोरोजाइट मतलब जो भी उसका बना है, स्पोरोजाइट फिर ब्लड से लीवर में जाएगा, जहाँ पे वो हेपोसाइट्स यानी कि तुम्हारा जो लीवर का जो मेन सेल है उसको वो अटैक करेगा, समझे। ब्लड से वो लीवर जाएगा और लीवर का जो मेन सेल है उसको अटैक करेगा, कौन, ये पैरासाइट। उसके बाद देखो जब हेपोसाइट्स कैप्चर हो जाएगा यानी कि पूरा अटैक कर लेगा, तो उसके बाद 20,000 मेरोजाइट्स को रिलीज करेगा वो। अब ये जो मेरोजाइट्स है वो रेड ब्लड सेल को अटैक करेगा, समझे, और वहाँ से और ज़्यादा मेरोजाइट्स बनेगा, और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा मेरोजाइट्स को। तो रेड ब्लड सेल बर्स्ट रिलीजिंग, तो रेड ब्लड सेल्स तुम्हारा बर्स्ट हो जाएगा और मेरोजाइट्स को इन्फेक्ट करेगा, और मेरोजाइट्स और वहाँ से क्रिएट होगा, और क्रिएट होने की वजह से और रेड ब्लड सेल पे अटैक होगा फिर, समझे। और उसके बाद देखो मेरोजाइट्स प्रोड्यूस, अब मेरोजाइट्स का सेक्सुअल साइकिल है ये, और फिर और प्रोड्यूस होगा, गैमोसाइट्स बोलते हैं। इसमें क्या है कि न्यू फिर स्पोरोजाइट्स आएगा, और ये साइकिल फिर कंटिन्यू रहेगा। तो फिर स्पोरोजाइट्स का मतलब क्या हो, फिर इन्फेक्शन करेगा वो, फिर लीवर जाएगा, ये साइकिल चलते रहता है। जो बाहर तुम वैक्सीन बना रहे हो, आखिर कौन से लाइफ साइकिल को तुम टारगेट करोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है।
मान लो कि पैरासाइट अभी लिवर स्टेज में है और तुमने बनाया इन्फेक्शन स्टेज में, बताओ काम करेगा क्या? जैसे लेट से अभी तुमने जो बनाया वो सेक्सुअल साइकिल के लिए बनाया है और तुम्हारा 3rd स्टेज में है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सबसे बड़ा गुत्थी यही है मलेरिया के लिए। तो आगे देखो वही लिखा गया कि सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्यों इतना डिले हो रहा है मलेरिया वैक्सीन के लिए। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कॉम्प्लेक्सिटी। एक तो लाइफ साइकिल को समझना और उस हिसाब से बनाना वैक्सीन बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, नंबर 1। हाँ, द पैरासाइट आर ऑल्सो, देखो कई बार तो ये पैरासाइट्स क्या होता है कि ह्यूमन सेल के अंदर ना छुप जाता है और तुम्हारा इम्यून सिस्टम जो है वो खुद डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इसको ठीक से। जब इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि जो भी है हमारा इम्यून सिस्टम ही डिटेक्ट करता है, उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये क्या है, कई बार पैरासाइट्स क्या है ह्यूमन सेल के अंदर हाइड हो जाता है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम उसको चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे देखो वही बताया गया कि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए वैक्सीन बनना चाहिए, बट वैक्सीन बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि इसका अलग अलग स्टेज है। दूसरी बात है कि लैक ऑफ फंडिंग एंड इंटरेस्ट। फंडिंग भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ज़्यादातर मलेरिया जो अटैक होता है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को अटैक होता है। हाँ, जहाँ पे तुम्हारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है ही नहीं, और जितने भी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर उसके लिए इंसेंटिव ही नहीं है, क्योंकि पता चला बनाया उसके बाद उसको फ्री में देना पड़ रहा है या कम दाम में देना पड़ रहा है, तो इसलिए भी ये कंट्री सब नहीं बनाते हैं। और यदि मान लो कि मलेरिया यदि यूरोपियन कंट्री में होता तो सिचुएशन अलग होता, कितना वैक्सीन अभी तक बन चुका होता, समझे ना। तो वही बात है, जो गरीब वाला जो बीमारी है, चाहे टीबी का हो, HIV एड्स का हो, उसके लिए उतना वैक्सीन नहीं बनाए जितना एक्चुअल में डिजर्व करता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो सब। आगे देखो, तो विल दिस 2 वैक्सीन एंड मलेरिया। जो वैक्सीन पहले बना है ना, पहले बना और अभी जो RTS वाला जो बना है, क्या ये वैक्सीन करेगा? तो WHO ने भी कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि एफिकेसी देखो कम है। तो इसलिए जो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड से कन्वेंशनल मेथड कि मस्कीटो से दूर रहना है ना, नेट लगा के सोना है, वो चीज़ एट द सेम टाइम चलते रहना चाहिए और इस वैक्सीन को अपनाओ, बट एट द सेम टाइम पुराने वाला जो चीज़ है उसको मत छोड़ो। तो वही बोला गया यहाँ पे कि वैक्सीन विल वन मोर, एक नया टूल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका बेड नेट है, जो इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे करके आप मस्कीटो को मार रहे थे वो आप बंद कर दो, ऐसा नहीं है। अभी भी मस्कीटो से दूर रहने की ज़रूरत है, समझे। अभी भी बेड नेट्स के साथ सोने की ज़रूरत है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अकेले ही इस ऐसे एपिडेमिक को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो इसलिए पुराने वाले जो जितने चीज़ है वो सब चीज़ को हमें कंटिन्यू करके आगे ले जाना चाहिए। तो यही तुम्हारा एसेंस है इस एडिटोरियल्स का। आगे देखो, ग्रीन हाउस गैसेस, GS पेपर 3, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये तुम्हारा डाउन टू अर्थ पेपर में आया था, ठीक है। ये एक मैगजीन होता है स्टूडेंट, ये ठीक है, हाफ मंथ के लिए 1 to 15 सितंबर तक के लिए। ऐसे बहुत अच्छा मुद्दा दिया गया है कि जो फूड है, फूड का मतलब एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़, वहीं से आता है फूड। तो फूड अलोन कंट्रीब्यूट 11% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि मैंने उस समय कहा ना, ट्रांसपोर्टेशन 20% कंट्रीब्यूट करता है। तो ऑन सिमिलर लाइन जो फूड है वो 10 से 11% ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में। हाँ, अब यहाँ पे देखो 2018 का ये आंकड़ा है कि 11% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है वो फूड से हो रहा है। फूड मतलब एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। एलाइड एक्टिविटीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैटल को भी मार के खाया जाता है ना, और कैटल को रेयर करने में बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा मीथेन रिलीज होता है। तो ऑफ दिस बल्क ऑफ इमिशन, देखो अब इसमें देखो अब 11% है, तो अब इसको 100 मान लो ना, इसको मानो 10 से 11% क्या है टोटल तुम्हारा एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से हो रहा है, तो ये इसको 100 मान लो। और उसके हिसाब से जो 40% जो हो रहे हैं ये सब फर्मेंटिक के वजह से हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फर्मेंटिक, जब खाना खाते हैं तो पचता है ना, पचता है तो गैस वगैरह रिलीज होता है, तो गैस रिलीज होगा वही मीथेन बनता है, और मीथेन क्या है तुम्हारा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। तो जितने भी ये कैटल रेडिंग होता है स्टूडेंट, लाइफ स्टॉक जो रेडिंग होता है, इसके वजह से 40% यानी कि 11% में 40%, 11 समझ रहे हो ना, 11 को 100 यूनिट मान लो, उसमें 40% मीथेन रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन की वजह से, यानी कि जो पाचन क्रिया जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके वजह से गैस वगैरह रिलीज होता है, तो उसमें 40% रिलीज हो रहे हैं। हाँ, 26%।
11 को तुमने 100 यूनिट मान लिया, उसमें 26% जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी तुम्हारा मैन्योर से निकलता है। जानते हो फर्टिलाइजर यूज़ करोगे तो ये नाइट्रस ऑक्साइड तो रिलीज होगा ही, और उसके बाद देखो सिंथेटिक फर्टिलाइजर की वजह से भी 13% नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड की बात है, ये अलग देखोगे कि नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत अलग अलग जगह से होता है, तो 13% तुम्हारा फर्टिलाइजर की वजह से होता है। नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। अब मीथेन इमिशन फ्रॉम, अब देखो राइस कल्टीवेशन से भी तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम राइस को जो कल्टीवेट करते हो वो वाटर लॉगिंग में करते हो, ठीक है। इसलिए पूरा बोला जा रहा था ना, दुनिया में एक डिबेट छिड़ा हुआ था कि डायरेक्ट सीडेड प्लांटेशन होना चाहिए, है ना, कि डायरेक्ट सीड रख दिए, आप वाटर लॉगिंग सिचुएशन से ना कल्टीवेट नहीं कर रहे हो। तो अभी चूंकि वाटर लॉगिंग सिचुएशन में कल्टीवेट करना पड़ता है राइस को, इसलिए 10% यहाँ से भी तुम्हारा मीथेन इमिशन हो रहा है, क्योंकि मेथोजेनिक बैक्टीरिया फ्लरिश कर जाता है उस सिचुएशन में, वाटर लॉगिंग सिचुएशन में। तो ये सभी आंकड़ा है। अब देखो तो कोशिश करता है, अब देखो जैसे एग्जांपल जो नीदरलैंड हुआ, अब यहाँ पे मेन मुद्दा तो यही है ना कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। अब कहा जाए कि ग्लोबल साउथ को जितना रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैसेस, अब ग्लोबल साउथ भी उतना करे, तो इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का जो डायनामिक्स है एग्रीकल्चर का, दोनों का बहुत डिफरेंट है। देखो नीदरलैंड में प्रयास किया सरकार ने, बट नीदरलैंड का प्रयास की वजह से सरकार खुद गिर गया वहाँ पे। यहाँ पे देखो नीदरलैंड ने कट किया कि नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन नहीं होना चाहिए, और जिसके लिए लाइफ स्टॉक इसने बहुत रिड्यूस कर दिया, कैटल रेडिंग बहुत रिड्यूस कर दिया, है ना, और रिड्यूस करके उसने पूरा एग्रीकल्चर को कन्वर्ट कर दिया उसमें, मतलब कैटल रेडिंग नहीं होगा, अब ग्रीन फार्म्स ही होगा। इसके वजह से वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ और सरकार गिर गया। नीदरलैंड का बात कर रहा हूँ मैं। तो इनफैक्ट सो कॉल्ड जो डेवलप कंट्री तुम कह रहे हो, जो अच्छा कंट्री कह रहे हो, वहाँ पे भी कुछ ऐसा प्रयास हो रहा है जिसके वजह से कैटल रेडिंग पे दिक्कत हो रहा है, तो सरकार भी गिर जा रहा है। अब ग्लोबल साउथ का तो और डायनेमिक्स अलग है। तो यही रीजन है कि मोदी जी मीथेन प्लेज को वो नहीं किए, ओके नहीं कहे, रेटिफाइड नहीं किए उसको। दूसरा न्यूजीलैंड में देखो, अब न्यूजीलैंड में भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। देखो न्यूजीलैंड अपने काव के लिए जाना जाता है, वेरी हेल्दी काव, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रासेस है बहुत ही सुंदर ग्रास है, और डेयरी प्रोडक्ट वर्ल्ड में न्यूजीलैंड का बहुत फेमस है। तो देखो वहाँ पे न्यूजीलैंड में जो काउज है हाईली प्रोडक्टिव है, और कंट्रीब्यूट भी मतलब जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बट एट द सेम टाइम ग्रीन हाउस गैस में भी तो हाफ तो काव ही कर रहा है, कैटल रेडिंग कर रहा है। यानी कि न्यूजीलैंड जो जितने भी ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहे हैं उसमें 50% कंट्रीब्यूशन तुम्हारा खुद कैटल का है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसलिए इस चीज़ों को क्यों ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे जो फार्मिंग होता है ना कैटल रेडिंग, तुम्हारा हजारों हजार एक साथ तुमको मिलेगा वहाँ पे काउस सब एक साथ, हजारों हजार, एक फार्म में हजारों हजार रखा है। तो इसलिए कंट्री ने प्रपोज किया कि बफ टैक्स मतलब जब गैस छोड़ता है तो गैस छोड़ने की वजह से बहुत मीथेन हो रहा है, तो बफ टैक्स लगाने का बात था, मगर इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे कि नहीं ये नहीं होगा ऐसा, क्योंकि बहुत पैसा लग जाएगा ये वो। तो फार्मर्स इसमें कहा कि जितने फार्मर्स ज़्यादा कैटल रखेंगे उतने ही उसको बफ टैक्स देना पड़ेगा, समझे। बट अपोजिशन हो गया वहाँ पे, इसलिए ये चीज़ को हटाना पड़ा, समझ गए ना। बट कोशिश तो वही है वहाँ पे, सो द टैक्स हैज़ बीन डिफर्ड, टैक्स को हटा दिया गया, एंड कंट्री कंटिन्यूज टू काउंट इट्स एमिशन रिडक्शन विदाउट फैक्टरिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन। तो लगातार तुम्हारा कोशिश तो यही है कि किसी तरह कम किया जाए, बट इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि एनिमल रेडिंग करने से कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रहा है। अब यहाँ देखते थोड़ा इंडिया का देखते हैं स्थिति, देख रहे हो ना, प्रोटेस्ट वहाँ पे भी हो जा रहा है। तो इंडिया में तो डायनेमिक्स ही बहुत अलग है। इंडिया में देखो ज़्यादातर हमारे 85 to 86% जो है हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, और वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा तुम्हारा कैटल रेडिंग पे डिपेंड करते हैं, इनकम है ना, वहीं से ज़्यादा इनकम आता है इनको, तो ये भी है। और यहाँ पे जो कैटल रेडिंग होता है बहुत कम होता है, मतलब एक फार्मर बहुत कम 2 या 3 या 4 या 10 को पालेंगे, अनलाइक न्यूजीलैंड, अनलाइक नीदरलैंड। तो इंडिया इज डिस्टिंक्शन। आप देखो अब पूरा टोटल जोड़ोगे इंडिया में, टोटल कैटल को जोड़ोगे तो इंडिया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है। जो सेंसस निकला था ना 2019 का, उसके हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा कैटल रेडिंग होता है, ठीक है। और बट जो कैटल रेडिंग हो रहा है एक आदमी नहीं कर रहा है, एक आदमी 10 कर रहा है, दूसरा आदमी 10 कर रहा है, ऐसे करते 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 पूरा इंडिया का देखोगे तो इंडिया का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हाँ, लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूट 25 to 50%। बताओ इंडिविजुअल फार्मर्स को जो पैसा मिल रहा है उसमें 25 से लेकर 50% तक लाइफ स्टॉक रेडिंग की वजह से होता है। तो कैसे ये लोग छोड़ देगा, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारा डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है, समझे, यहाँ पे बहुत अलग है। यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि तुम कैटल रेडिंग छोड़ दो, अरे भाई उसका वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है।
तो 2021 का थर्ड बाइनियल रिपोर्ट देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का, तो उसके हिसाब से बताया गया था स्टूडेंट कि जो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, हाँ, जो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट से जो निकलता है गैस, उसकी वजह से कंट्री में 8% ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रहा है। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कैटल रेडिंग। तो कैटल रेडिंग की वजह से 8% तुम्हारा वही फर्मेंटेशन के टाइम में 8% ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है। बट वही बोला कि बट इंडिया का जो केस है वो इंटायरली डिफरेंट है, समझे ना। इंडिया इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पे देखो फार्मर्स आर ऑल्सो द फर्स्ट विक्टिम। अरे वो फार्मर बेचारा क्या है, कुछ भी क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा फार्मर्स को ही दिक्कत होता है। अभी जस्ट हम लोग कल ही या परसों ही देख रहे थे कि जो LPA है जो होना चाहिए लॉन्ग पीरियड एवरेज, उसके हिसाब से इस बार कम हुआ है। और देखो अगस्त सब में देखोगे तो जून और सितंबर का दिया गया था समथिंग, तो उसमें 117% था, 116% था ऑफ LPA, और कुछ मंथ का देखोगे तो बहुत कम था। तो इस तरह का जो टेम्पोरल वेरिएशन हो रहा है, मंथ वेरिएशन हो रहा है, तो सबसे बड़ा सफर कौन होगा? फार्मर ही होगा। अचानक बहुत ज़्यादा वर्षा हो गया और वर्षा ही नहीं हो रहा है, बहुत कम वर्षा हुआ, तो सबसे ज़्यादा वही नुकसान होगा। तो वही बोला कि फार्मर पहला विक्टिम है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से, समझे। तो वही चीज़ लिखा गया कि इंक्रीजिंग फूड कॉस्ट आर अनअफोर्डेबल टू मोर कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट स्टेप इन इम्पोर्ट। गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, बाहर से वो लाना चाहिए उसको, है ना। और फार्मर्स आर बिंग हिट अगेन, क्योंकि जो तुम्हारा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उसकी वजह से फार्मर्स को प्रॉब्लम होता है। पेस्ट अटैक हो रहे हैं, आप देखो तुम लोगों ने पढ़ा था पहले भी, TD अटैक हो रहा था, लोकस्ट अटैक, सब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही है ना फूड पे बैड कंडीशंस आ जाते हैं। तो इसलिए UNFCCC जो है उसको एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। खाली क्लाइमेट चेंज का असर एग्रीकल्चर पे क्या पड़ रहा है और कैसे फूड सिक्योरिटी के लिए काम करें, और ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को एक लाइन पे नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का डायनामिक्स बहुत अलग है। यही एसेंस है इस एडिटोरियल्स का। 370 देख लो, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में आया था 4 अक्टूबर को ये। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले ही कहा ये एट द बिगिनिंग ऑफ माई लेक्चर कि देखो कितना प्रॉब्लम है साउदर्न इंडिया को, है ना। अब फाइनेंस कमीशन जो पैसा ट्रांसफ़र करता है, टोटल कितना वर्टिकल डिवोल्यूशन कितना 41% होता है। अब पहले कुछ साल पहले साउदर्न स्टेट्स को लगभग 24-25% मिलता था, और अभी देखो 16 से 17% मिला। वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है साउदर्न स्टेट्स को। दूसरी बात है कि 2026 के बाद भी जब डिवोल्यूशन प्रोग्राम होगा तो उस समय प्रॉब्लम होगा। अब तुम खुद देखो ना, यहाँ पे देखो बिहार में 13 करोड़ आबादी है, अभी पता चला ना, उसमें 40 सीट है। तमिलनाडु का सीट 39 सीट है, लोकसभा में 39 सीट्स है, और उसमें पॉपुलेशन मुश्किल से 6 या 7 करोड़ होगा। कहाँ वो 13 करोड़, कहाँ ये 6-7 करोड़। तो फिर जब डिलिमिनेशन प्रोग्राम चलेगा तो क्या हालत होगा तमिलनाडु का, कितना सीट कम हो जाएगा उसका। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और थर्ड प्रॉब्लम तो ये मेडिकल सीट्स को लेके हो गया। तो यहाँ पे देखो नेशनल मेडिकल कमीशंस ने रिसेंटली बोला है कि साउदर्न स्टेट्स को, हाँ मतलब जो भी स्टेप्स लिया है इसकी वजह से साउदर्न स्टेट्स अब न्यू मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाएंगे ज़्यादातर, और ना ही MBBS सीट्स को बढ़ा पाएंगे। हाँ मगर साउदर्न स्टेट्स परमिशन ले सेंटर से तब हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन है, देखो क्या रिस्ट्रिक्शन तो मैं बताता हूँ कि अब जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है, रेशियो दिया गया कि 100 MBBS सीट फॉर 100 लाख पॉपुलेशन, यानी कि 10 लाख के पॉपुलेशन वाला कोई स्टेट है, कोई जगह है, तो वहाँ पे 100 MBBS सीट होना चाहिए। और यदि ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, जैसे अभी फिगर देखो नीचे जाओ, एक फिगर होना, अच्छा फिगर नहीं है यहाँ पे, अच्छा मैं बताता हूँ तुमको, भर वाली बताता हूँ। तो तमिलनाडु सब में देखोगे, तमिलनाडु सब में नीचे देखोगे तो वहाँ पे 114 है समथिंग, 114 है, 117 है, ऐसे करके। बिहार सब देखोगे तो 200 और 300 के बीच में है वो, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस हिसाब से ज़्यादा सीट मिलना चाहिए। तो वही यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन क्या है कि एज पर द नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर इस्टेब्लिशिंग न्यू ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कॉलेज शैल बी अलाउड फॉर 50, 100 and 150 सीट्स after annual year of 2023 and 24. Letter of permission for starting new medical college shall be based provided that the medical college should follow the ratio of 100 MBBS seat by
फॉर 100 लाख पॉपुलेशन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। 10 लाख आबादी के ऊपर 100 वाला मेडिकल सीट्स होगा, चाहे वो कॉलेज का हो चाहे एक्स्ट्रा सीट हो। कोई भी कॉलेज बनता है तो उसमें मेडिकल कॉलेज बनेगा तो उसमें सीट डाला जाएगा ना, तो क्या रेशियो फॉलो करना पड़ेगा, 100 MBBS सीट पर 10 लाख पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन तो नीचे कम हो गया है, तो अब देखो बेचारे लोग का पॉपुलेशन कम हो गया है, तो ये लोग तो फिर डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे आ गए। और ये लोग हमेशा बोलते हैं कि हमने इतना कुछ किया पॉपुलेशन के लिए, हमने पॉपुलेशन घटाया, और उसके बावजूद हमें ये सज़ा दे रहे हो। एक तो फाइनेंस कमीशन का प्रॉब्लम, एक तुम्हारा डेलिमिशन का प्रोग्राम होने वाला है वो उसका प्रॉब्लम, एक इसका भी प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ भाई, गाइडलाइंस जो भी दिया गया है कि आप 100 MBBS सीट हो सकता है पर 10 लाख पॉपुलेशन का, चाहे स्टेट कोई भी जगह हो, तो गाइडलाइन डिस्ट्रिक्ट द स्टेट की स्टेट क्या है, अपना मेडिकल और डेंटल कॉलेज नहीं खोल सकता, बट हाँ वो परमिशन ले, सेंटर यदि स्पेशल कंडीशन में उसको परमिशन दे दे तो खोल सकता है। वो बार बार सेंटर को पूछना पड़ेगा, और ये भी सबसे छुपा हुआ नहीं कि सेंटर और सदर्न स्टेट्स पे जानते हो उतना बनता नहीं है जितना बनना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट, नॉट जस्ट द 5 इंडियन स्टेट, खाली 5 स्टेट का बात नहीं है, और भी बहुत सारे स्टेट होंगे जो हिमाचल प्रदेश के होंगे, उत्तराखंड के होंगे, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वो हर जगह ही फ़र्क पड़ेगा। और जो गैंजेटिक प्लेन है वहाँ पे उसको पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आबादी ज़्यादा है, तो ज़्यादा आप मेडिकल कॉलेज खोल सकते हो, आप मेडिकल सीट ज़्यादा बढ़ा सकते हो। हाँ, तो मैं सिक्किम के लिए अलग से किया जाएगा, फिर वो अलग होगा, समझे ना। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। देखो यार, जस्ट 21, आप देखो इसमें बताया गया कि बिहार में देखो मात्र 21 मेडिकल सीट्स 10 लाख के लिए, तो इसका मतलब बढ़ाया जाएगा और भी बहुत सारा बढ़ाया जाएगा। अभी तक जो प्रेजेंट बोला जा रहा है ना, जैसे देखो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में रेशियो बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे मेडिकल सीट्स बढ़ाए जाएंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो बिहार में देखो टोटल देखा जाए तो लगभग 2500 MBBS सीट अक्रॉस कॉलेज पूरा बिहार में है। हाउएवर जो वहाँ का टोटल का मैं बात कर रहा हूँ, मगर जो लार्ज 10 लाख, हाँ इतना पॉपुलेशन है और कितना 13 करोड़ पॉपुलेशन है, और अभी देखा गया कि 10 लाख के ऊपर कितना बैठेगा, ओनली 21 मेडिकल सीट्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बढ़ेगा वहाँ पे बिहार में। उत्तर प्रदेश में भी देखो सिमिलर सिचुएशन है, 41 सीट्स है तुम्हारा 10 लाख पॉपुलेशन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर टू पेशेंट जो रेशियो होना चाहिए बहुत कम है वहाँ पे, और कंडीशन उतना अच्छा नहीं है हेल्थ केयर का। तो इस स्टेट में मेडिकल कॉलेज बनने का चांस ज़्यादा है, या मेडिकल सीट्स बढ़ने का चांस ज़्यादा है। तो साउदर्न इंडिया बोल रहा है कि भाई तुम बनाओ ना यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, वो लोग आगे पढ़ेगा और फिर जाएगा। बात तो की है, और ऐसे भी हेल्थ केयर मामला में साउदर्न इंडिया बेटर है नॉर्थ इंडिया से। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है वहाँ पे, ये भी दलील सही है कि भाई तो इंडिया है तो इंडिया में कहीं पे ही बनाओ, ऊपर से आएगा पढ़ के फिर जाएगा वहाँ। डॉक्टर ही नहीं चाहिए अल्टीमेटली। तो ये हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज देखो साउथ में पूरा भरा हुआ है। तो रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ सीट्स डिफीट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह आप रोक दे रहे हो तो ये डायरेक्ट अटैक साउदर्न इंडिया में होगा। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है एनएमसी के, नेशनल मेडिकल काउंसिल का कि कमीशन का कि जो बेटर हो मेडिकल कॉलेज का क्वालिटी अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव से भटक जाएगा एनएमसी। तो वही बोला कि गलत बात है, उसका ओवरऑल फर्क पड़ेगा। आज जैसे ऐसे भी इंडिया में डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत कम है, एज पर WHO के हिसाब से नहीं है, बहुत कम है। तो इस तरह आप कर्व करें अच्छी बात नहीं है, साउदर्न स्टेट्स को दिक्कत होगा। साउदर्न स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है। ये एक तरह से साउदर्न स्टेट को पेनलाइज करना हुआ कि इतना हमारा बेटर एजुकेशन सिस्टम है, बेटर हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके बावजूद भी हमें आप मेडिकल कॉलेज खोलने नहीं दे रहे ना यहाँ, है ना। उसके बाद भी हमें मेडिकल कॉलेज को मेडिकल सीट्स को बढ़ाने नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। समझ गए ना। हाँ, ये तो हो ही सकता है कि मेडिकल ग्रेजुएट्स वही जो इंटर स्टेट मूवमेंट हो, वहाँ पे खोल दो, ऊपर से आएगा पढ़ेगा फिर जाएगा। तो दिस इज़ अ बैड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स, ये बहुत बैड पॉलिसी है एज पर द साउदर्न इंडिया। तो ये इस तरह डॉक्टर को कर्व करना ये बैड पॉलिसी है। एनएमसी रेगुलेटर है मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, तो उसको सोच समझ करना चाहिए। देयर इज़ अ मस्ट टू डू हियर। ये साउदर्न स्टेट्स को इसका फ़र्क पड़ेगा स्टूडेंट। और तमिलनाडु और कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो ये सपना धरा का धरा रह जाएगा उन लोग का। तो यदि लीगल स्क्रूटिनी से भी देखोगे तो ये तुमको विफल होते हुए दिख रहा है। हो सकता है चैलेंज किया जाए तो हो सकता है ये एनएमसी के जो गाइडलाइंस है वो फेल हो जाए। दैट्स इट।